हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के डेली करंट अफेयर पेपर में। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 मई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने ई कोड सर्विसेज मोबाइल ऐप्स के लिए कितने भाषाओं में मैनुअल जारी किया है? ए 12, बी 14, सी 15, डी 17। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 14 भाषाओं में मैनुअल जारी किया है। ई कोड सर्विसेज मोबाइल ऐप्स होता क्या है? हितधारक होते हैं जो वो अपना केस नंबर डाल के, नाम डाल के अपने केस की स्थिति जान सकते हैं इस मोबाइल ऐप्स के माध्यम से। अगला जो बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 अक्टूबर 1935 को, लेकिन इसको किस नाम से जाना जाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर इनकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम बदल करके 28 जनवरी 1950 को इसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। अगला जो बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो पहले फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मोहम्मद हिदायत उल्ला। और मोहम्मद हिदायत उल्ला के बारे में बता दूं दोस्तों, मोहम्मद हिदायत उल्ला जी ये मध्य प्रदेश के फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के 6वें नंबर के उपराष्ट्रपति भी बने और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। तो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाई वो है मोहम्मद हिदायत उल्ला, और भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला जो बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? वो बनी थी फातिमा बेबी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगली बात करें कि अनुच्छेद 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या कि न्यायाधीश जो हैं उनका जो वेतन होगा दिया जाएगा वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो न्यायाधीशों की अधिकतम आयु होती है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। और इनका जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसका जो वेतन दिया जाता है वो 2009 अधिनियम के तहत 2,80,000 रुपये दिया जाता है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको दिया जाता है 2,50,000 रुपये। अगला बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं वो 48वें नंबर के NV रमन्ना हैं। तो ये था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो है क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का, हाल ही में किस राज्य को भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ BMC के लिए सम्मानित किया गया है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को भारत जैव विविधता 2021 में सर्वश्रेष्ठ BMC बेस्ट बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के लिए अरुणाचल प्रदेश को जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला जो बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और इसका जो DLR नंबर है वो है 120201। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 12 हैं।
लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें जो हैं वो हैं 1। अगला जो बात करें अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 60 हैं। अगला जो बात करें अरुणाचल प्रदेश के सीमा की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है वो तिब्बत के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश की जो पूर्वी सीमा लगती है वो म्यांमार के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो असम के साथ लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो भूटान के साथ लगती है। अगला जो बात करें अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं पेमा खांडू, पेमा खांडू, और ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। अगला बात करें कि यहाँ के गवर्नर कौन हैं, वो हैं बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा हैं। अगला जो बात करें अरुणाचल प्रदेश में ही है नमदाफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क है। मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में ही लोकेटेड है। अगला जो बात करें दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर्स का जो फैक्ट है वो है ताफी यांगझोम। ताफी यांगझोम ये कहाँ की हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं। और 2021 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 2021 में एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ए रतन टाटा, बी आदित्य बिरला, सी गौतम अडानी या डी मुकेश अंबानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी गौतम अडानी, जो कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पहले कौन है? मुकेश अंबानी। और ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स हाल ही में आई है, तो इसमें देखा जाए कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में जो पहले एक नंबर पे विश्व में पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो जेफ बेजोस हैं। दूसरे जो हैं वो ऑर्नट हैं। और तीसरे जो हैं वो स्पेस एक्स एंड टेस्ला के जो फाउंडर हैं वो हैं एलन मस्क। और बात करें विश्व में मुकेश अंबानी का जो स्थान है वो कितना है? 13वें नंबर पे हैं। 13वें नंबर हैं 76.5 बिलियन यूएसए डॉलर के साथ। और 14th नंबर पे जो हैं वो गौतम अडानी है 66.5 बिलियन डॉलर के साथ। तो ये था ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो है हाल ही में अनातोले माकोफी किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ए अल्जीरिया, बी तंजानिया, सी कांगो या डी लीबिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो अनातोले माकोफी चुने गए हैं। कांगो अफ्रीका की एक कंट्री है, अफ्रीका देश की एक कंट्री है जहाँ की कैपिटल जो है कीफाफा है। और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो चलती है फ्रैंक चलती है। अगला बात करें जो ऑप्शन में है अल्जीरिया की जो कैपिटल है अल्जीरियस है। और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो दिनार चलती है। ये भी अफ्रीका की एक कंट्री है। अगला जो बात करें तंजानिया की जो कैपिटल है वो डोडोमा है, डोडोमा। और यहाँ चलती है फीलिंग चलती है। अगली बात करें कि यहाँ पास है लीबिया भी अफ्रीका की कंट्री है और इसकी जो राजधानी है वो त्रिपोली है और यहाँ भी लीबियन दिनार चलती है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला जो 5th नंबर का है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप कोवेन विकसित किया है? ए सीरम इंस्टीट्यूट, बी भारत बायोटेक, सी डीआरडीओ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। और अगला जो बात करें कि डीआरडीओ के जो मुख्य चीफ हैं, अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश
रेड्डी हैं। और 2019 का मिसाइल सिस्टम जो अवार्ड दिया गया था जी सतीश रेड्डी जी को दिया गया था। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला जो बात करें सीरम इंस्टीट्यूट, जिसके जो सीईओ हैं आदार पूनावाला हैं, इन्होंने हाल ही में कोविड-19 के लिए 2 वैक्सीन उत्पादित कर रहे हैं। पहला जो है कोविशील्ड और दूसरा जो है नोवोवैक्स अभी मार्केट में नहीं आई है, नवंबर तक लॉन्च होने की संभावना है। कोविशील्ड की जो इफिशिएंसी रेट है वो है 81%। और कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड ये किसके द्वारा खोजी गए थे? ये खोजी गए ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको पहले खोजा गया था। और उत्पादित कौन कर रही है? सीरम इंस्टीट्यूट। भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक कौन सी वैक्सीन बना रही है? कोवैक्सीन बना रही है, जिसकी एफिशिएंसी रेट कितनी है? 71 से 75%। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो है 6 नंबर का, हाल ही में किस कंपनी ने 2022 तक इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर की सेवानिवृत्ति करेगा? ए एप्पल, बी IBM, सी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना की गई थी वो 1976 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स एंड पॉल एलन थे। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC है। और इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो भारत के हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, सत्या नडेला। अगला जो बात करें कि एप्पल की स्थापना 3 लोगों ने की थी, रोनाल्ड, टिम कुक एंड स्टीव जॉब्स ने। इसकी स्थापना भी 1976 में की गई थी। और इसके जो CEO हैं टिम कुक हैं एप्पल के। अगला बात करें कि IBM की स्थापना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और इसे बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी, चार्ल्स द्वारा की गई थी। और इसके जो CEO हैं वो भारतीय ही हैं, अरविंद कृष्णा। तो ये था दोस्तों कुछ ऑप्शन के बारे में डिटेल जानकारी। होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला जो है 7 नंबर का वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल योजना की घोषणा की है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने ही वात्सल योजना शुरू की है। ये वात्सल योजना क्या है दोस्तों? ये वात्सल योजना जिन अनाथ हुए बच्चों जिनके माता पिता कोविड-19 के दौरान जिनका निधन हो गया है, उनके बच्चों को जिनकी एज 21 वर्ष से कम है, उन बच्चों का जो वित्त संबंधी प्रॉब्लम है वो राज्य सरकार द्वारा सहायता की जाएगी। इसमें क्या क्या दिया जाएगा? इसमें जो बच्चे हैं उनको 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और सरकारी नौकरियों में इस योजना के तहत सरकारी नौकरियों में 5% की भी आरक्षण दी जाएगी। ये था वात्सल योजना। अब जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की बात करें तो कोविड-19 उपचार योजना शुरू की है। और वैध आपके द्वार योजना भी शुरू की गई है। झारखंड के द्वारा अमृत वाहिनी योजना शुरू की गई है, जिसमें ऑनलाइन आप बेड बुक कर सकते हैं। और आयुष आपके द्वार योजना जो शुरू की गई है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अब आया उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो कैपिटल वो है समर कैपिटल की बात करें। इसकी 2 कैपिटल हैं। समर कैपिटल जो है देहरादून है। और इसकी जो विंटर कैपिटल मतलब शीतकालीन राजधानी जो है वो है गैरसैंण।
गैरफैन 2020 में इसको क्रिएट किया गया था। अगला जो बात करें कि जो इसकी जुडिशियल राजधानी है, मतलब न्यायिक राजधानी है, वो नैनीताल है। क्यों है? क्योंकि नैनीताल में ही उत्तराखंड का जो है उच्च न्यायालय स्थित है। अगला जो बात करें, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। और इसकी लोकेशन की बात करें तो इसके जो उत्तर में है वो चीन और तिब्बत है, चीन एंड तिब्बत स्थित हैं। इसके जो पूर्व में स्थित है वो नेपाल स्थित है, नेपाल। और इसके पश्चिम में हिमाचल प्रदेश स्थित है, हिमाचल प्रदेश स्थित है। और इसके उत्तर दक्षिण में जो है उत्तर प्रदेश स्थित है। ये था उत्तराखंड का जो लोकेशन बाउंड्री फेयर करता है। और अगली बात करें, उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो तीरथ सिंह रावत हैं। अभी हाल ही में बने हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह। और इस यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 130503। मतलब उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ जो राज्यसभा सीटें हैं वो 3 हैं। अगला जो बात करें कि उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, वो हैं 70। अगला जो बात करें उत्तराखंड में ही है नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और भारत में वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट आया था। टाइगर प्रोजेक्ट के जो निदेशक थे कैलाश सांखला थे। और 1973 में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लाया गया था। और यहाँ पास कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट के बाद आता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। और दूसरा अगला जो तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगला जो बात करें यहाँ पास है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। और अगला जो बात करें गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। और एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखंड में ही स्थित है। और यहाँ बात करें भीमताल, फतताल और नैनीताल नामक झील भी स्थित है। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड के बारे में और बात करें तो मिशन हौसला अभी इन्होंने ही शुरू किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के बारे में ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 8 नंबर का, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक मुक्केबाज का निधन हो गया है? ए नारायण शर्मा, बी गगनफा, सी शक्ति मजूमदार या डी इनमें से कोई नहीं। पश्चिम बंगाल में इनका निधन हुआ है शक्ति मजूमदार। और 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अगला जो बात करें ओलंपिक के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है ओलंपिक का जो पहला आयोजन हुआ था 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुआ था, एथेंस में। और अगला जो बात करें इसके पीछे वाले जो हैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में। फिर बात करें जो 2012 का हुआ था वो ये 30वां था, 31वां जो हुआ था 2012 का वो हुआ था लंदन में हुआ था। और अगला जो बात करें 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो है वहीं हुआ था। और 2020 का होने वाला था, अब कोविड-19 के कारण 2021 में होगा, वो टोक्यो में होगा। और 2024 का जो ओलंपिक्स होगा 2024 का वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, पेरिस में। और 2028 का जो ओलंपिक्स होगा वो लॉस एंजलिस में होगा, लॉस एंजलिस में, यूएसए में। अगला जो है 9 नंबर का, हाल ही में किसने सच कहूँ तो अपनी आत्मकथा पुस्तक लिखी है? नीना राय, बी नीना गुप्ता, सी रस्किन बॉन्ड या डी शफी थरूर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। ये टेलीविजन निदेशक हैं और इन्होंने ही अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो
पुस्तक लिखी है। नीना राय की बात करें तो इनकी एक फेमस बुक है, वो है अमेजिंग अयोध्या नाम की इनकी फेमस बुक है। अगला बात करें रस्किन बॉन्ड की जो बुक है रूफ ऑन द रूम, इनका पहला उपन्यास था जो कि काफ़ी फेमस है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, चूंकि शशि थरूर जी की बात आई है तो इनकी एक ब्रिटिश काल पर आधारित पुस्तक थी एन एरा ऑफ डार्कनेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या बन सकता है यहाँ पे एन एरा ऑफ डार्कनेस, चूंकि इसे 2019 का अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से दिया गया था। एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? शशि थरूर को 2019 में अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 10th नंबर का, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? ए इसरो, बी नासा, सी KNF चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा। और नासा की बात करें, नासा की स्थापना हुई थी 1958 में और इसके ड्वाइट डेविड आइजनहावर इसके संस्थापक थे और इसके जो वर्तमान प्रशासक हैं वो बिल नेल्सन हैं। अगला जो बात करें इसरो के जो चीफ हैं के सिवान हैं। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और पहली बार एक उपग्रह लॉन्च किया गया था 1975 में आर्यभट्ट। वो किसकी सहायता से लॉन्च किया गया था? रूस की सहायता से। और पहला जो उपग्रह लॉन्च किया था इसरो ने, उसका नाम था रोहिणी किया था। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर। होप आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।